आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। नीट यूजी का शहर और सेंटर के अनुसार रिजल्ट होगा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था दोबारा नतीजे जारी करने का आदेश। योगी सरकार के फैसले पर फिर भड़के ओवैसी, बोले यह भारतीय मुसलमानों के प्रति नफरत की हकीकत है। मुंबई में भारी बारिश से बंद हुआ अंधेरी सबवे। नागपुर में ऑरेंज अलर्ट के बाद स्कूल कॉलेज बंद। केजरीवाल पर दिल्ली एलजी ने चिट्ठी में ऐसे क्या लिख दिया कि आग बबूला हुई आप, कहा यह क्या मजाक है। वीरेंद्र सचदेवा ने बोला केजरीवाल पर हमला, कहा जेल में जानबूझकर कम कैलोरी वाली डाइट ले रहे हैं सीएम। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर इंडिया अलायंस का प्रतिरोध मार्च। डबल इंजन सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत। आईसीजे बोला फलस्तीन पर अवैध है इजरायल का कब्जा, भड़के नेतन्याहू। अब खबर विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक एनटीए ने आज नीट यूजी के शहर और सेंटर के अनुसार रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर नीट यूजी 2024 के रिजल्ट को पब्लिश किया है। नीट पेपर लीक पर हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं की मांग के अनुसार नीट परीक्षा के रिजल्ट वेबसाइट पर जारी किए जाए ताकि उम्मीदवारों को मिले अंकों पर पारदर्शिता लाई जा सके। हालांकि मेडिकल इंटरनेट टेस्ट यानी नीट का रिजल्ट पिछले महीने 4 जून को ही जारी हो गया था, मगर रिजल्ट जारी होने के बाद पेपर लीक के आरोप लगे और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दोबारा से एग्जाम करवाने की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा एग्जाम करवाने से इनकार कर दिया और एनटीए को सेंटर और शहर के मुताबिक नतीजे जारी करने का निर्देश दिया, जिसके बाद आज इस फॉर्मेट में रिजल्ट जारी किए गए हैं। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि कांवड़ यात्रा रूट पर सभी दुकानदारों का नाम लिखना जरूरी होगा। योगी सरकार के इस फैसले से सियासी घमासान मच गया है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के इस फैसले पर लगातार हमला बोल रहे हैं। इसी बीच उन्होंने फिर से यूपी गवर्नमेंट के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने एक रिपोर्ट को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर यूपी के कांवड़ मार्गों पर खौफ, ये भारतीय मुसलमानों के प्रति नफरत की हकीकत है। इस गहरी नफरत का श्रेय राजनीतिक दलों, हिंदुत्व के नेताओं और तथाकथित दिखावटी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को जाता है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा संकट में है। वो अपनी सांप्रदायिक राजनीति पर उतर आई है, लेकिन बीजेपी भूल चुकी है कि देश की जनता ने सांप्रदायिक राजनीति को विफल किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री व भाजपा राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है कि निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है और लोगों के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़े, इस भावना के साथ सरकार ने यह आदेश जारी किया है। इस आदेश में ये नहीं कहा गया है कि किसे कहां से सामान खरीदना है, जो जहां से चाहे वहां से सामान खरीद सकता है। दुकान के नीचे लगभग 40 से 50% लोग अपने मालिक का नाम लिखते हैं। मैं समझता हूं कि जो संविधान की व्यवस्था है उसमें धर्म, आस्था का सम्मान और संरक्षण का जो भाव दिया गया है उसके अंतर्गत ये एक बेहतर काम है। हिंदू और मुसलमान मिलकर चलें। रामलीला में मुसलमान पानी पिलाते हैं तो लोग पीते हैं। ईद में हिंदू लोग उनका स्वागत करते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो व्रत, त्योहार, कांवड़ यात्रा के कुछ नियम हैं उनका उल्लंघन न हो, इस नियत से ये निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में हार देखनी पड़ी थी। इस हार से नाखुश नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं, बयान देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। इस बयान पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब पार्टी के नेता ही शुभेंदु की आलोचना कर रहे हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि वह दूसरे पार्टी से आए हैं। शख्स जहां से आता है उसके अंदर वहां की संस्कृति हमेशा झलकती है। सर अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि इस तरह से अब अगर चीज़ें हैं तो माइनॉरिटी मोर्चे को बंद कर देना चाहिए। आप अध्यक्ष हैं माइनॉरिटी मोर्चा के, क्या कहेंगे? देखिए, माइनॉरिटी मोर्चा को बंद करने का अधिकार शुभेंदु अधिकारी को नहीं है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है वो अंत्योदय है, समाज का हर व्यक्ति का उदय हो, और इसको अगर बंद कर देंगे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा एक ऐसा मोर्चा है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो विचारधारा है उसको नीचे पहुंचाने में सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा पिछड़ा अगर कोई है, सबसे ज़्यादा शोषित अगर कोई है, सबसे ज़्यादा वंचित अगर कोई है तो अल्पसंख्यक समाज है। आप पशमंदा समाज के बारे में देखें,
किस प्रकार से उनको सपा बसपा कांग्रेस ने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन उनका कहीं विकास नहीं किया। पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री मिला है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो हमें पसमंदाओं को, पीड़ितों को, शोषितों को आगे लेकर जाने का काम कर रहा है और उसमें अल्पसंख्यक मोर्चा अपना सहयोग कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक मोर्चा एक महत्वपूर्ण घटक भारतीय जनता पार्टी का है। अल्पसंख्यक मोर्चा को कोई बंद नहीं कर सकता और ये उनकी खुद की विचारधारा होगी। हो सकता है वो नाराज हों, क्योंकि जिस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी जी ने भी विकास के काम किए पश्चिम बंगाल में और अल्पसंख्यक और विशेष रूप से मुस्लिम समाज ने उनको वोट नहीं दिया, तो हो सकता है उनको गुस्सा आया हो, अगर गुस्से में बोल दिए होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी भी जब भारतीय जनता पार्टी के मूल मंत्र को पढ़ेंगे तो वो भी कहेंगे नहीं, अल्पसंख्यक मोर्चा बहुत महत्वपूर्ण मोर्चा है, ये काम करता है, काम करता रहेगा। इसी से जुड़ा हुआ सवाल, क्या आपको लगता है बयान इसलिए गया क्योंकि यूपी में भी हार मिली, पश्चिम बंगाल में भी नतीजे उस तरह से नहीं आए और उत्तर प्रदेश में जो आने चाहिए? शिवसेना नेता यूबीटी संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी तोड़ने की राजनीति कर रही है, समाज को अलग करने की राजनीति कर रही है। लोकसभा में इसका परिणाम मिल चुका है। लोगों ने देश को तोड़ने वालों को वोट नहीं दिया है। ये नया खेल खेला जा रहा है। कांवड़ यात्रा हो, अयोध्या मथुरा की बात हो, हमने सभी उसके लिए संघर्ष किया है। शिवसेना ने बीजेपी से ज्यादा हिंदुत्व के लिए संघर्ष किया है। बात चिराग पासवान जी की है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के ऐसी जो करतूत है, डिवाइड एंड रूल, देश तोड़ने वाली ये बातें हैं, समाज को तोड़ने वाली ये बातें हैं, और एक बार लोकसभा में सबक मिला है बीजेपी को कि देश तोड़ने वाले लोगों को हम वोट नहीं देंगे। ये कौन सा नया खेल है? ये हमारा श्रद्धा का विषय जरूर है। कांवड़ यात्रा हो, अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, ये हमारे श्रद्धा का विषय है और हमने भी उसके लिए संघर्ष किया है। शिवसेना ऐसी पार्टी है, हिंदुत्व के लिए बीजेपी से ज्यादा अगर संघर्ष किसने किया होगा, खून बहाया है, बलिदान दिए है, वो शिवसेना है। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी नहीं है, हम है वो। आप अभी नकली लोगों को साथ में लेकर बैठे हो, वो नहीं थे, हम लोग थे। तो हिंदुत्व के बारे में हमको ज्यादा चिंता है। लेकिन ये दर दिन हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ये खेल कब तक चलेगा? अब दुकानों के ऊपर, होटलों के ऊपर आप जाति धर्म के आधार पर नेम प्लेट लगाओगे। क्या आप देश को फिर एक बार तोड़ना चाहते हो? डिवाइड करना चाहते हो? विभाजन करना चाहते हो? और उससे आपको फायदा होगा, ऐसा अगर लगता है तो देश का नुकसान हो रहा है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि कांवड़ यात्रा पर जो राजनीति हो रही है वो भारत को विकसित भारत बनने की दिशा में नहीं ले जाएगी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को ऐसे मुद्दे नहीं उठाने चाहिए जिन पर राजनीति हो। इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे मुद्दे बाद में संसद में उठाए जाएंगे और आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों के मुद्दे पर वहां चर्चा नहीं की जाएगी। मैं विशेष रूप से यूपी और उत्तराखंड के सीएम से कहना चाहूँगा कि इसे रोकें। कांवड़ यात्रा पहले भी हुई है। जो लोग यात्रा पर हैं उन्हें सब पता है कि कहाँ खाना है और कहाँ नहीं खाना है। ये जो कांवड़िया की यात्रा के बारे में जो राजनीति हो रही है, ये हमें विकसित भारत की ओर तो नहीं ले जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि ये देश एक मॉडर्न देश बने, एक विकसित देश बने, तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए, गृह मंत्री जी को चाहिए, मुख्यमंत्रियों को चाहिए कि ऐसे विवादित मुद्दे जिसका मकसद केवल राजनीति है, नहीं उठाएं। ये टकराव की राजनीति, विवाद की राजनीति, जिससे कोई आम आदमी का लेना देना नहीं है।
और इससे होगा क्या कि विवाद बढ़ेगा, लोगों की जिंदगी में संकट आएगा, व्यापारियों को नुकसान होगा, भाषणबाजी होगी और इसका नतीजा क्या होगा? पार्लियामेंट में मुद्दे उठेंगे जो देश के सामने जो चुनौती है, आर्थिक चुनौती है, राजनीतिक चुनौती है, जो हमें मिलकर काम करना चाहिए पार्लियामेंट में, वो काम में कोई बढ़ावा नहीं होगा। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे जो देश में उच्च स्तर पे लोग जो बैठे हुए हैं वो इस बारे में क्यों नहीं सोचते, क्योंकि अब 3 चुनाव आने वाले हैं और इनको लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ऐसे इस किस्म के विवाद उठें और तनाव हो और किसी एक दल को राजनीतिक फायदा हो और किसी को नुकसान हो। और नुकसान तो किसी का होता नहीं है, नुकसान तो जनता का होता है, वो भी गरीब आदमी का होता है। जो 2 पैसे कमाना चाहता है वो भी नहीं कमा पाएगा। जितनी भारी समस्या बेरोजगारी की आज देश के सामने है, उस पर ध्यान दीजिए। अभी हाल ही में 60,000 जॉब्स की उत्तर प्रदेश में निकली थी, उसमें से 47 लाख उम्मीदवारों ने एप्लीकेशन दी थी। 47 लाख उम्मीदवारों ने 7,000 जॉब्स के लिए। वो कोई बड़ी स्तर की जॉब नहीं है। 1.25 करोड़ उम्मीदवारों ने एप्लीकेशन दी रेलवे में नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए, जॉब्स के लिए। बिहार में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं कि बेरोजगारी है, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और सरकार, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इन मामलों में सरकार आंख बंद किए हुए है और सुनने को तैयार नहीं। तो आप अगर आंख बंद रखोगे, कान बंद रखोगे और केवल भाषण ही देते जाओगे तो उससे तो विकसित भारत नहीं बनेगा ना। और फिर वही जो बयानबाजी है वो आपके मीडिया चैनल चलाता है, वो भी नजरअंदाज कर देता है जो देश के सामने जो मुद्दे बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि खास तौर पे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के कि जो उन्होंने जारी किया है ना डायरेक्टिव, इसको बंद करें। जो भी यात्रा हो रही है होने दें। पहले भी कई वर्षों से यात्रा चल रही है, तब तो कोई ऐसा विवाद हुआ नहीं। तो आज क्या दिक्कत है कि आप अपना नाम बताइए, और अगर ठेला लगा है तो वो भी अपना बताएगा नाम कि इसका ओनर कौन है। अरे सब जानते हैं, कोई भी यात्रा पर जाए सब जानते हैं कि किस जगह के मुझे खाना खाना है, किस जगह नहीं खाना। खाने की राजनीति, पहनने की राजनीति, शादी करने की राजनीति, मतलब कि कौन सी भाषा बोलते हो वो उसकी राजनीति, लिव इन कपल्स की राजनीति, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की, मतलब कि क्या है।
ईडी ने आज यमुनानगर और हरियाणा के अन्य क्षेत्रों में अवैध खनन गतिविधियों से जुड़े एक हाई प्रोफाइलिंग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनीपत के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पनवार को गिरफ्तार किया। जनवरी में ईडी ने सोनीपत में पनवार और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों के साथ साथ करनाल में बीजेपी नेता मनोज वाधवा और इंडियन नेशनल लोकदल विधायक दिलबाग सिंह और उनके आवासों पर व्यापक तलाशी ली थी। इन छापों के बाद सिंह को आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। यात्राएं निकाली है, हरियाणा कांग्रेस के विधायक को ईडी ने गिरफ्तार किया है, कैसे देखते हैं आप इस घटना को? देखिए, हरियाणा में कांग्रेस की एक लहर बन चुकी है, भाजपा के खिलाफ बहुत नाराजगी है। तो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने का जो काम इस सरकार की कार्यशैली का हिस्सा रहा 10 साल तक, तो सरकार से कहना चाहता हूँ उसका लाभ हरियाणा में नहीं होने वाला। और ज़्यादा हरियाणा जितना ये विपक्ष को निशाने पर लेंगे, हरियाणा के लोग उतने ज़्यादा भाजपा को निशाने पर लेगी। ऐसी स्थिति हरियाणा में बन चुकी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इस वक्त मानसून की बारिश जारी है, जिससे कई जगह जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई है और यह राहगीरों से लेकर वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बारिश के कारण ट्रैफिक प्रभावित भी हुई है और यहां तक कि अंधेरी सबवे में 5 फीट तक का पानी भर गया है, जिससे सबवे को बंद कर दिया गया है। मुंबई में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। बीते कई घंटों से मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही, नतीजतन कई जगहों पर पानी भर गया। अंधेरी सबवे का वीडियो आया है जिसमें वो पानी से भरा नजर आ रहा है। उधर सड़कों पर भी 3-4 फीट तक पानी भर गया है, जिससे इलाके में आवाजाही रोक दी गई है। सबवे के ऊपर रेलवे का ब्रिज है, हालांकि ब्रिज से रेलगाड़ियों का आवागमन सुचारू रूप से जारी है। वहीं आपको बता दें कि मुंबई में बारिश की वजह से पानी रेलवे ट्रैक पर भी भर जाता है और कई बार ये लोकल ट्रेनों की रफ्तार रोक देता है। उधर वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भी पानी भर गया है और विलेपार्ले के निचले इलाके भी पानी से डूब गए हैं। सड़कों पर जल जमाव होने की वजह से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर प्रशासन अलर्ट पर है क्योंकि आने वाले दिनों में बारिश में और बढ़ोतरी हो सकती है। IMD की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के कोलाबा स्टेशन इलाके में सुबह न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि सांताक्रूज स्टेशन में तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोलाबा इलाके में 111 मिलीमीटर बारिश के आसार हैं, जबकि सांताक्रूज स्टेशन इलाके में 79 मिलीमीटर बारिश का पूर्वानुमान है। पीडीएफ की नेता और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने को लेकर दिए गए आदेश की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के हक को खत्म करने की चाहत हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर खामोश हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा, नहीं, ये तो पहले ही अयान हो चुका है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो यहाँ का आईन है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको पूरे इख्तियार देता है, बराबर इख्तियारात देता है, किसी से ना पूछ के उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहता, उसका मजहब जान के कोई भेदभाव नहीं करना चाहता है, बिला मजहब और मिल्लत नाम के जो हमारा आईन बना है सबके साथ इंसाफ करना चाहता है। तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, करने वाले, पर इन्होंने सबक नहीं सीखा। 350 ये से 240 पे पहुंचे ये लोग, मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे। फिर भी ये वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुल्क में तजाद फैलने का खतरा, तजाद फैल रहा है। तो मुझे लगता है जो लोगों ने, जिन्होंने इनको वोट दिए इस इलेक्शन में, उनको भी ये इशारा मिल गया होगा कि ये किसी भी सूरत में संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पहले मुसलमानों के हक को खत्म करना चाहते हैं, इसके बाद दलितों की बारी आएगी और जो दूसरी बैकवर्ड और दूसरे कास्ट है उनकी बारी आएगी, क्योंकि ये अलग एक यहाँ निजाम बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो यूपी में इन्होंने किया वो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और इसके खिलाफ मुझे खुशी है सब अपनी आवाज उठा रहे हैं, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सिर्फ मोदी जी खामोश है, उनको भी इस पे बताना चाहिए कि क्या वो इसका साथ दे रहे हैं या इसके खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के बीच तलवार खींच गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल जेल में डाइट का पालन नहीं कर रहे हैं और न ही दवाइयां ले रहे हैं। वहीं आपने कहा कि अगर एलजी को बीमारी के बारे में मालूम नहीं है तो उन्हें ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए। तमाम बड़े बड़े अफसर एलजी साहब के साथ 3 फरवरी को उस जगह दौरे पे थे
उसके बावजूद किसी ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात नहीं बताई कि एलजी साहब वहां पहली बात तो 3 फरवरी को गए थे और वहां पे पेड़ों को काटने के आदेश एलजी साहब द्वारा दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात साफ हो गई है कि आदेश एलजी साहब ने दिए और ये बात डीडीए की 2 ईमेल्स के द्वारा ये बात साफ हो गई है। एक और बड़ा षड्यंत्र सबके सामने खुल के आ गया है कि जिस तरीके से उस सड़क की अलाइनमेंट चुनी गई, उन सड़कों को चौड़ा करने के लिए आप फार्म हाउस की जमीनें भी ले सकते थे। हर फार्म हाउस की करीब 5-10% जमीन वो ना करके फार्म हाउस वालों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से जंगल के यानी कि रिज के पेड़ों को काटा गया और फार्म हाउस वाले लोगों को फायदा पहुंचाया गया। ये बात भी बिल्कुल साफ हो गई है। यूटीपैक की डिजाइन आज भी यूटीपैक की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, उस पे देख सकते हैं कि इसके अंदर भारी गड़बड़ी की गई है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक और षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। तिहाड़ जेल के सुप्रिंटेंडेंट की चिट्ठी सार्वजनिक हो गई है, जिसमें साफ लिखा है कि कोर्ट के आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल को घर का भोजन दिया जाता है। 6 जून से 13 जुलाई के बीच जानबूझकर लो कैलोरीन का भोजन ले रहे हैं। वे लगातार डाइट को कम कर रहे हैं ताकि वजन कम हो जाए। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड, उनके एक और षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। तिहाड़ जेल के सुप्रिंटेंडेंट की चिट्ठी अब सार्वजनिक हो चुकी है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अरविंद केजरीवाल, जिन्हें घर का भोजन दिया जाता है माननीय न्यायालय के निर्देश के द्वारा, वो जानबूझकर लो कैलोरी फूड ले रहे हैं, खाने की मात्रा कम कर रहे हैं। 6 जून से 13 जुलाई के बीच लगातार अपनी डाइट को कम कर रहे हैं कि किसी तरह से वजन कम हो जाए और वो सहानुभूति न्यायालय के सामने रख सके कि मुझे तो बेल चाहिए, जेल में मेरा वजन कम हो रहा है। मैं हैरान हूं, जितने दिन वो बेल पर थे 21 दिन तक लगातार उन्होंने दिल्ली में प्रचार किया, सुबह से शाम मेहनत की, दौड़ते रहे, सब जगह बात करते रहे, तब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जेल जाने से 2 दिन पहले उन्होंने स्वांग रचना शुरू किया कि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। और वही 6 जून से 13 जुलाई के बीच तिहाड़ जेल में दिखाई दे रहा है कि घर से खाना आता है बनकर, लेकिन खाते नहीं है, कम कर देते हैं लेकिन किसी तरह से वजन कम हो जाए। और ये 2 किलो वजन जो कम हुआ है उसका मूल रूप से कारण यही है। और तो और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश में मानवता और भविष्य के लिए पेड़ लगाए जाने चाहिए और बचाए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान में उत्तर प्रदेश भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। आज एक पेड़ मां के नाम अर्थात देश के लिए, मानवता के लिए, पर्यावरण के लिए, वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए वृक्ष लगाओ भी, वृक्ष बचाओ भी। और एक पेड़ मां के नाम का जो अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है, जो पूरे देश में इस समय अभियान चल रहा है, उत्तर प्रदेश भी उसमें एक बहुत बड़ी संख्या में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है। आज मुझे प्रयागराज और कौशाम्बी में वृक्षारोपण के कार्यक्रम में रहना, वहीं के लिए जा रहा। बिहार भाजपा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आज महागठबंधन प्रतिरोध मार्च निकाल रहा है। वही इसको लेकर सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में लालू यादव की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। लोगों को ये निकालना चाहिए कि 15 साल तक लालू प्रसाद जी ने किस तरह का राज चलाया था। बिहार में कानून का राज खत्म किया था, लालू प्रसाद जी का राज था। तो लालू जी को सबसे पहले ये हिसाब देना चाहिए था कि 15 साल तक जो बिहार के लोगों के साथ अन्याय किया, इसके बारे में बताना चाहिए। बिहार में अपराध के मामलों में बढ़ोतरी से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इंडिया अलायंस में शामिल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ एनडीए सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह कदम वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या सहित हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद उठाया गया है। इस पर अब बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि
उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन उससे पहले आरजेडी को अपने अंदर झांकना चाहिए। पहले उनके शासन में पटना में दिन दहाड़े अपहरण होते थे, अब स्थिति बेहतर हुई है। लोकतंत्र में उनको प्रोटेस्ट मार्च निकालने का अधिकार है, लेकिन आरजेडी अपने गिरेबान में झांक कर देखे। पटना में दिन दहाड़े अपहरण होता था, शाम में चलना मुश्किल था। कितने पटना की बड़ी बड़ी दुकानें पटना छोड़कर चले गए, कितने रेस्टोरेंट बंद हो गए। यहाँ सालों का भी राज चलता था ना, याद है ना? ये था खौफ का माहौल। तो काफ़ी सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ और करने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये लोग जो स्वांग करते हैं धरना का, तो अपने गिरेबान में झांक कर देखें, मैं इतना कहना चाहूँगा। नीतीश कुमार की सरकार लगी हुई है, उन्होंने मीटिंग भी ली है, चीज़ें सुधरेंगी। बंगाल में फिर एक मामला आया है, एक लेडीज की पिटाई की गई है, वहाँ लगता है ऐसी घटना। ये कौन सी नई बात है, रोज होती रहती है। एक महिला मुख्यमंत्री की अगुवाई में पूरा महिला मोस्ट असुरक्षित हैं। कभी ममता जी राजनीति से ऊपर उठकर देखें और महिलाओं की सुरक्षा की चिंता करें। कपिल सिब्बल बोलते हैं कि आप लोग देश को बांट रहे हैं, ठीक कहते हैं। अब कपिल सिब्बल को मैं क्या कहूँ, कहने दीजिए। किस पार्टी में है पता ही नहीं है। क्या देश को बांट रहे हैं हम लोग? ये देश एक है और नरेंद्र मोदी जी ने भारत की एकता को मजबूत किया है, भारत की संप्रभुता को मजबूत किया है और दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। सर, पार्लियामेंट का सेशन आने वाला है, आपको क्या लगता है कि जो अपोजिशन है उसको प्रॉपर चलने देगा? जिस तरह से हंगामा होते रहते हैं, बजट सेशन है, अपनी बात कहें। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने फलस्तीनी क्षेत्र पर इजरायली कब्जे को अवैध बताया है। इस संबंध में 15 न्यायाधीशों के पैनल ने कहा, इजरायल ने अपनी शक्ति और स्थिति का दुरुपयोग किया, जो फलस्तीनी क्षेत्र में उसकी उपस्थिति को अवैध बना रहा है। आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर दशकों से इजरायल का कब्जा है, जिसे जितना जल्द हो सके समाप्त कर देना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुरोध पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सलाहकारों की बैठक बुलाई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजराइल की फिलिस्तीनी क्षेत्र में पूर्वी यरूशलेम सहित अन्य कब्जों की नीतियों पर भी कानूनी स्पष्टता मांगी थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट और जज ने कहा कि अदालत के मुताबिक इजराइल की फिलिस्तीनी क्षेत्र में उपस्थिति पूरी तरह से अवैध है और इसे मुक्त किया जाना चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री ने आईसीजे की राय को झूठ का फैसला बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। नेतन्याहू ने एक बयान जारी कर कहा है, यहूदी अपनी भूमि पर कब्जा नहीं कर रहे हैं, न ही तो वो राजधानी यरूशलेम पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और न ही अन्य इलाकों में। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हेग में झूठ का कोई भी फैसला सत्य को झुटला नहीं सकता है और इजरायली बस्तियों की वैधता पर भी विवाद संभव नहीं है। वहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अधिकांश वक्ताओं ने इजराइल से कब्जे को समाप्त करने का आग्रह करते हुए खतरे की चेतावनी दी है। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।